गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 25 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो तेलंगाना का टनल रेस्क्यू एफर्ट्स थे ना, उनमें कुछ नए हर्डल्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, कुछ डेब्री, कुछ वाटर सीपेज की वजह से जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको कुछ टाइम पहले ही रुकना पड़ा। एंड अभी काफ़ी कोशिश कर रही है किस तरह से इस डेब्री को हटाया जाए। इनफैक्ट ना, अगर आप रेगुलर रहे हो करंट अफेयर्स के साथ, आप न्यूज़ वगैरह सुनते रहे हो, तो आपने ना 2023 के अंदर एक सिल्क यारा टनल कोलैप्स के बारे में सुना होगा। दरअसल में सिल्क यारा टनल जो है ना, आपको ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। उस समय भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई थी एल के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी रुड़की। इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय ना 2023 में सिल्क यारा टनल कोलैप्स के बाद चीज़ें हैंडल करी थी, रेस्क्यू ऑपरेशंस करे थे। बाकी डेफिनेटली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन्होंने तो साथ में मिलके काम करा ही था। तो उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो भी मदद कर पाएं इस पर्टिकुलर टनल रेस्क्यू एफर्ट्स को और फास्टन अप करने के लिए। तो कोशिश यही है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको सेफली यहाँ से हम निकाल पाएं। दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2025 एंड स्टार्ट करते हैं अपना प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हुए हैं। एंड उन्होंने ना दरअसल में 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस ऑब्जर्व किया। नाउ व्हाट इज दिस पगड़ी संभाल दिवस? देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, 23 फरवरी को फ्रीडम फाइटर अजीत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। देखो, आप सब ने ना भगत सिंह जी का नाम सुना हुआ है ना, और हम उनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ते भी हैं हमारी मॉडर्न इंडिया के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं। भगत सिंह के जो चाचा जी थे, यानी कि पैटर्नल अंकल जो थे, उनका नाम था अजीत सिंह, और ये भी अपने आप में एक फ्रीडम फाइटर थे। तो दरअसल में अगर मैं बात करूं इस पगड़ी संभाल जट्टा की, पगड़ी आप लोग जानते होंगे टर्बन को हम बोलते हैं। तो दरअसल में ना इसका मतलब यही होता है कि अपनी टर्बन को संभालो, उसका ध्यान रखो। तो दरअसल में ये जो स्लोगन था ना, ये बांके दयाल जो कि एक नेशनलिस्ट पोइट थे, उन्होंने दिया था अगेंस्ट, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब यानी कि ना हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर को मेंटेन करना है। तो ये जो फिर बाद में जाके मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो अजीत सिंह जी स्टार्ट करते हैं 1907 के अंदर। उनका कारण ये था कि उन्होंने ना, इनफैक्ट अजीत सिंह जी ने किशन सिंह जो कि भगत सिंह जी के पिताजी थे, इन्होंने मिलकर भारत माता सोसाइटी भी यहाँ पे फॉर्म करी थी किसानों के लिए। एंड इनफैक्ट ना इन्होंने 3 कृषि कानूनों के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। क्या थे ये कृषि कानून? देखो, एक था पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 का। तो इसके माध्यम से ना जो किसान थे वो अपनी जमीन फ्रीली किसी को सेल या मॉर्टगेज नहीं कर सकते थे। एंड ये जो कानून था कहीं ना कहीं आपके मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स को फेवर करता था। तो किसान अक्सर बहुत ज्यादा ना कर्जे में ही डूबा रहता था। एक एक्ट लाया गया था, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट। यहाँ पर ना जो भी आपका चिनाब कॉलोनी वाला एरिया था, वहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के ऊपर उसके बच्चों को जमीन नहीं मिलेगी। वो जमीन जो होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। बड़ा ही अजीब सा देखो एक्ट बनाया गया। उसके अलावा द्वाब बारी एक्ट जो था 1907 का, यहाँ पर किसानों की ओनरशिप राइट्स को ले लिया गया। तो ये जो 3 काले कृषि कानून हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, इनके अगेंस्ट यहाँ पे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जो थी ना, वो अजीत सिंह जी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। एंड इसी में आप नोटिस कर पाओगे, डेफिनेटली फिर ब्रिटिशर्स को कुछ कानून ऐसे थे जो वापस लेने पड़े, इन कानूनों के कुछ प्रावधान वापस लेने पड़े थे। एंड इनफैक्ट ना इन मूवमेंट्स की वजह से ही जो गदर मूवमेंट है उसको मतलब एक तरह से बल मिला। एंड भगत सिंह जी भी इस वजह से कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों अजीत सिंह जी की, तो इनका जन्म पंजाब में खटखट कला विलेज में 1881 में हुआ था। आज के समय जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना, वो भगत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर यहाँ पे रख दिया गया इसका नाम। पहले इसका नाम नवांशहर डिस्ट्रिक्ट होता था, बट 2007 के अंदर इसका नाम शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रख दिया गया। तो जैसा मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे। 1907 में ना इनको यहाँ पे म्यांमार भेज दिया गया था एग्जाइल के अंदर, और 1947 तक ये उसी एग्जाइल में यहाँ पे रहते हैं। और यूरोप के साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल लाला हरदयाल के साथ काफी क्लोजली काम किया, एंड मैडम कामाजी के साथ भी इन्होंने यहाँ पे एसोसिएटेड थे। तो ये कुछ बातें पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट एंड अजीत सिंह जी के बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री बार्स एक्सपोर्ट ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। देखो, एक्चुअली में ना मुझे आपको यहाँ पे समझाना है एफडीसी के बारे में। एफडीसी क्या होता है? एफडीसी को हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ड्रग के नाम से जानते हैं।
देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान को जुकाम हुआ, बुखार हुआ, गला खराब हुआ, तो होता पता क्या है, एक इंसान को जुकाम की अलग दवाई लेनी पड़ेगी, बुखार की अलग, गले खराब की अलग। पर कई बार हम पता क्या करते हैं, हम इनकी जगह एक सिंगल ड्रग ले लेते हैं। उस ड्रग के अंदर क्या होगा, इन तीनों के रिगार्डिंग चीजें होंगी, मतलब उससे जुकाम, बुखार, गला खराब सारी चीजें टैकल हो जाएंगी। आपने ऐसी दवाइयां आपने देखी भी होंगी। तो दरअसल में पता क्या हुआ, इंडिविजुअली एक एक की दवाई ना लेने की बजाय आपने उनका एक कॉम्बिनेशन ले लिया। ये होते हैं एफडीसीस। आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ देखो, इसके फायदे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, इसके कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे आप इतनी सारी अलग अलग पिल्स लोगे, उसकी जगह के ऊपर आप सिंगल पिल ले लोगे, एंड अपने आप में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि तीन दवाइयां हो सकता है महंगी हो, एक सिंगल दवाई उसकी जगह पे थोड़ी सस्ती हो, एक पिल का बर्डन भी कम हो जाता है, एंड एफिकेसी भी इंप्रूव हो सकती है। पर दिक्कत पता क्या है, अगर हम हर चीज का इस तरह से एफडीसी बनाने लग जाएंगे, उससे समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो यार इंडिया में ना आज के समय के ऊपर बहुत सारी अनअप्रूव्ड एफडीसीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बैंड एफडीसीज भी हैं, वो भी मार्केट में हमें देखने को मिल जाएंगी। एंड इनफैक्ट ना, हो सकता है आपकी बॉडी को सिर्फ जुकाम एंड बुखार की दवाई चाहिए हो, गले खराब की ना चाहिए हो, पर आपने जब एफडीसी लिया उसमें तो वो भी चीज थी। ऐसी और अलग अलग दवा आपकी अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो कई बार ना हम क्या करते हैं, हम किसी चीज का ओवर यूज कर लेते हैं, हमारी बॉडी को वो चीज चाहिए नहीं, हमने उसको वो चीज इस्तेमाल कर ली। एंड लंबे टर्म तक आप अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या हो सकता है सर, उससे एएमआर हो सकता है। एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ एपिलिम बूस्टर के अंदर। तो ये समस्या भी एफडीसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिस वजह से हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा एफडीसी ना हो जो कि लोगों के लिए घातक हो। अगर ऐसा है तो हम उसको यहाँ पे बैन करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोडक्शन वगैरह को हम बैन करने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल में एफडीसी होते क्या है, यहाँ पर ना आपके जो एपीआईस, एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बेसिकली आपकी मेडिसिन का वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा जो कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपकी बीमारी को ठीक करेगा, जिसके इंटेंडेड इफेक्ट्स होंगे ना, वो जो हिस्सा होता है उसको हम एपीआई बोलते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा एपीआईस को आप कंबाइन करोगे एक सिंगल डोज फॉर्म के अंदर, उसको हम एफडीसीज बोल देंगे। जैसे आपका कफ सिरप है फेंसिडाइल, और आपका कॉरेक्स हो गया, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है एवियो फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट, जो कि ना दरअसल में अनअप्रूव्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पे टेपेंटाडोल और आपका कैरिसोप्रोडोल, ये यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा था बिना प्रॉपर परमिशंस के। तो इनके ऊपर इमीडिएट बैन की बात यहाँ पे करी गई है। इनफैक्ट यहाँ पे लाइसेंस भी कुछ एरियाज में कैंसिलेशन की बात हुई है। तो ये हमें ये तो नहीं पढ़ना कि क्या क्या हमें एक्शंस लिए गए हैं, पर हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए किस तरह से ये वर्क करता है। दरअसल में अगर आप नोटिस कर पाओगे, जो सीडीओएसओ है ना आपका, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर इन एफडीसी को अप्रूवल देता है। एक मैंने ना कई बार आप लोगों के साथ एक एक्ट डिस्कस किया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का, उसके अंतर्गत जो आपका सीडीएसयू है, वो यहाँ पर इसको अप्रूवल देता है। तो नए ड्रग्स हो गया है ना, जो एफडीसीज हैं उनको एक नया ड्रग ही कंसिडर किया जाता है। तो जो भी अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है वो सीडीएसयू के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। एंड अगर ये अप्रूवल ना हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं ना कहीं बैंड है ना। एंड जिस वजह से उनको फिर प्रोडक्शन या उनका एक्सपोर्ट तो करना बहुत ही दूर की बात यहाँ पे बन जाती है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। देखो अभी करंट अफेयर्स में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ना दरअसल में कीनिया को रिक्वेस्ट किया है कि एक कीनियन डिप्लोमेट है, उनके बेटा जो है ना, उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को यहाँ पे हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा था, जो डिप्लोमेट था, उसका बेटा जो है वो एक माइनर गर्ल के सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर उसका मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये वियना कन्वेंशन क्या है। दोस्तों 1961 के अंदर आपको ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलती हैं। एंड इसका पर्पस ये है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसीलिए 1961 के अंदर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसको यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया गया। और कोशिश यही है कि अच्छे रिश्ते बने रहें। एंड इंडिया ने भी इनफैक्ट ना अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्ट ऑफ 1972, इसके अंतर्गत भारत ने इसको रेटिफाई किया है। अब आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर ना कुछ इम्यूनिटीज यहाँ पे दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमेट्स को कुछ लॉज और टैक्सेस नहीं मानने होते उस कंट्री के। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, उसके अगेंस्ट उनको यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि ना अपनी वो ड्यूटी बड़े ही आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो उनको दिक्कत रहेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूएसए का कोई डिप्लोमेट है, वो इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर काम कर रहा है,
जो यूएस एम्बेसी है वहां पे, है ना, तो उसको बिना किसी डर के काम करे, इसीलिए उसको इम्यूनिटी देना यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट हो जाता है। प्लस ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, तो अरेस्ट नहीं उनका किया जाता। बाकी इसके अलावा उनके साथ जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उनकी परिवार जो भी रहता है, उनको भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमें देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम कोई भी कंट्री डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स जिसमें एम्बेसीज हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, उनको एंटर या सर्च नहीं कर सकती बिना परमिशन के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में यूएस एम्बेसी है ना, तो अगर इंडिया को अगर वहां पे कुछ सर्च करना है, किसी को अरेस्ट करना है, तो बिना परमिशन के वो चीज़ नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा होस्ट कंट्री ना हालांकि जो मिशन का साइज है उसको रिड्यूस जरूर कर सकती है। इनफैक्ट अगर किसी पर्सन को लेटर से परसोना नॉन ग्रेटा यहाँ पे घोषित करना हो तो वो भी घोषित किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए हमें पाकिस्तान का या कोई XYZ कंट्री का कोई पर्सन के ऊपर शक है कि वो कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हम उसको परसोना नॉन ग्रेटा यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर देंगे। अब उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने फिर घर वापस जाना पड़ेगा, ही इज अनवेलकम इन अवर कंट्री। ये इस मीनिंग होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा का। एंड किसी डिप्लोमेट को एक्सपेल करते समय हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे वियना कन्वेंशन ने बोल रखा है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है वियना कन्वेंशन के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कई केसेस में जो सेंडिंग स्टेट है वेवर दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो इम्यूनिटी थी उसको रिवोक करवाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो डिप्लोमेट है, वो किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन या पर्सनल सिविल मैटर, जैसे कोई आपका जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया, अगर उसमें इन्वॉल्व होता है ऐसी कुछ चीजों के अंदर, तो वहां पर उनको इम्यूनिटी नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए कोई पर्सन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो होस्ट कंट्री फिर उनका इम्यूनिटी वेवर के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये पर्सन ने हमारे साथ, हमारी कंट्री के साथ कुछ नेशनल सिक्योरिटी का मसला जुड़ा हुआ है, तो वहां पर वेवर के लिए एक्सेप्शन मांगा जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई डिप्लोमेट अपनी इम्यूनिटी का मिसयूज करता है, वहां पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने की। एंड यूएन की बात करें तो वहां पर कुछ केसेस के अंदर यूएन भी इंटरवीन कर सकता है अगर ये कुछ वायलेशन के रिगार्डिंग कुछ मुद्दा बढ़ के सामने आता है। तो ये कुछ बातें थी वियना कन्वेंशन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अगला दोस्त हमारा जो टॉपिक है वो है झूमर बिनांदनी डांस के बारे में। दरअसल में ना ये असमीज लैंग्वेज का है, तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो प्रधानमंत्री ना दरअसल में इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करेंगे, किसको, जिसको झुम्योर बिनांदनी बोला जाता है या फिर इसको मेगा झूमर के नाम से भी बोला जाता है। तो इसमें लगभग 8,600 परफॉर्मर्स होंगे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस डांस के बारे में खासियत क्या है। देखो जब भी आप इस डांस का नाम सुनेंगे ना, आपको चाय की याद आनी चाहिए। सर चाय की क्यों? देखो आप लोग जानते हो असम के अंदर चाय बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जो टी प्लांटेशन वर्कर्स है ना, वो दरअसल में इस डांस को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एंड इन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के साथ ही, हालांकि ये जो डांस है ये अपने आप में काफी लाइवली है, काफी रिदमिक है, पर कहीं ना कहीं इस डांस के माध्यम से ना जो टी प्लांटेशन वर्कर्स को जो अलग अलग अपनी लाइफ में समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, उनको जो हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, उनको स्ट्रगल जो फेस करनी पड़ती हैं, वो भी यहाँ पे बताई जाती हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे एक लैंडमार्क कल्चरल इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो टी ट्राइब के कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाता है टू द असम हेरिटेज। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे जो झूमर था उनके द्वारा ही यहाँ पे आसाम में लाया गया। इनफैक्ट ना अगर आप नोटिस कर पाओगे तो इनके जो ओरिजिन आपको देखने को मिलते हैं वो छोटा नागपुर रीजन, झारखंड हो गया मोस्टली, पर झारखंड के अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना, तो आसपास के कुछ रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ओडिशा से भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हो गया, कुछ वेस्ट बंगाल से हो गया। तो उनके एथनिक ग्रुप से स्पेशली बात करूँ, सदर्न एथनो लिंग्विस्ट ग्रुप, उसको यहाँ पे फोक डांस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी झूमर की बात करें तो हार्वेस्ट सीजन के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट इनके अलावा दो और गार्डन फेस्टिवल, टी गार्डन फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक का नाम है तुशु पूजा और दूसरे का नाम है यहाँ पे करम पूजा। तो ये कुछ और नाम भी है विच यू शुड रिमेंबर। बाकी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ही यहाँ पे आपको डांस करती हुई देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप नोटिस करना कोई भी आपको पुरुष डांस करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो पुरुष क्या करते हैं, पुरुष यहाँ पे जो अलग अलग आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनको बजाते हैं, पर डांस जो होता है वो महिलाओं का ही होता है। एंड अब तो देखो अलग अलग साड़ियां महिलाएं पहनने लगी हैं, पर मोस्टली रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो साड़ियां होती है ना, नॉर्मली वो महिलाएं यहाँ पे इस डांस के समय यहाँ पे पहनती हैं। एंड कोशिश ये होती है माइग्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कुछ और सोशल स्ट्रगल्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। हालांकि थोड़ा सॉन्ग जो होता है वो लाइवली और रिदमिक हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी जो टी ट्राइब है अपने आप में मल्टी कल्चरल है, मल्टी एथनिक है ना। एंड डेफिनेटली ये असम में आके सेटल हो गए थे जब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे लेकर काम करवाने के लिए लेकर आया गया इन द टी गार्डन्स। तो ये बातें थी टी कम्युनिटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो नेटो के फ्यूचर के रिगार्डिंग है अमिट
ट्रम्प्स रिमार्क ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में ना जर्मनी ना अभी अभी इलेक्शंस होके हटे हैं, और जर्मनी में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बनी ना, वो बनी फ्रेडरिक मर्स की। फ्रेडरिक मर्स दरअसल में अब नए चांसलर बनने जा रहे हैं। एंड ये जो पार्टी को जो पार्टी के लीडर है ना, वो दरअसल में आपकी एक सेंटर राइट पार्टी आपकी आज के समय देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट ना जर्मनी के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है, वो बनी है आपकी एएफजी, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। ये आपकी फार राइट पार्टी है। अब दिक्कत पता क्या है, ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार तो बना सकती हैं, पर सेंटर राइट की फार राइट से बिल्कुल नहीं बनती। इनके अगेंस्ट इनफैक्ट वो बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अभी आज के समय जो मतलब फ्रेडरिक मर्स से पहले जो आपको चांसलर देखने को मिलते हैं, दैट इज आपके ओलेफ शॉल्स। ठीक है, ये दरअसल में सेंटर लेफ्ट को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है अब जाके ये सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट वाली जो पार्टी है ना, ये जाके मिल जाए एंड इनकी मदद से एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, एंड उसके हिसाब से फ्रेडरिक मर्स अब नए यहाँ पे चांसलर यहाँ पे बनने जा रहे हैं जर्मनी के। और फ्रेडरिक मर्स ने ना दरअसल में कुछ बातें करी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बार बार जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो बोलते रहते हैं कि हम नेटो को फंड नहीं करेंगे, नेटो हमारी वजह से चल रहा है, इस तरह से। तो फ्रेडरिक मर्स ने भी यहाँ पे बोला है कि कहीं ना कहीं वो भी क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि यूएस से जो है ना, यूएस से हमें डिक्टेट ना करे चीजें, हम यूएसए से फ्रीडम चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोल दिया। अब यूएसए से फ्रीडम चाहते हैं का मतलब क्या? देखो यूएसए ही कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, जर्मनी को कहाँ से गैस मंगानी है कहाँ से नहीं मंगानी। तो इन्होंने कहा कि हम ना यूएसए से फ्रीडम चाहते हैं, हम अपने हिसाब से फैसले लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ना नेटो का जो फ्यूचर है उसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ गए हैं। तो थोड़ा सा करंट कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस किया। बाकी अगर हम बात करें नेटो की, तो आप लोग जानते होंगे नेटो क्या है। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इनका पर्पस है कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करना एंड डिफेंस अमंग इट्स मेंबर। आप लोगों ने ना दरअसल में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है उसको देखा होगा। वो क्या कहता है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। तो दरअसल में ना आपको नेटो के अंदर जो 32 देश देखने को मिलेंगे आज के समय के ऊपर, अगर उनमें से एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि सबके ऊपर अटैक हुआ है। तो फिर बाकी सब देश भी जिस कंट्री ने अटैक किया था उसके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करना, जब इसको फाउंड किया गया था तो उसमें 12 मेंबर्स थे, पर आज के समय टोटल 32 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड रिसेंटली जो ऐड हुए थे वो आपका फिनलैंड एंड स्वीडन आपको रिसेंटली ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका जो फाउंडेशन था वो 1949 में था, जब हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, उसको साइन किया गया था, ताकि जो सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोका जा पाए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये यहाँ पर इस वजह से स्टार्ट हुई थी। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है BOBPIGO। व्हाट इज दिस? बे ऑफ बंगाल इंटर प्रोग्राम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में ना एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड करना, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत ना दरअसल में इसका चेयरमैन बन गया है। ठीक है, और अभी जो मीटिंग हो रही है वो मालदीव्स में हो रही है। तो थोड़ा समझते हैं। देखो एक्चुअल में ना जब मैं बात कर रहा हूँ इस BOBPIGO की, इसमें आपको टोटल 4 देश देखने को मिल जाएंगे। एक तो भारत ही है, उसके अलावा आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा आपको मालदीव्स, एंड लास्टली आपको श्रीलंका। ये 4 कंट्रीज आपको आज के समय इसके मेंबर्स देखने को मिलते हैं BOBPIGO की। क्या पर्पस है? देखो 4 देश हैं, बे ऑफ बंगाल का नाम है, तो क्या कोशिश होगी? कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश होती है आपकी फिशरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, कि मेरीन फिशरीज के रिगार्डिंग मैनेजमेंट हो गया, उनके रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना हो गया, अवेयरनेस हो गया इस चीज़ की, ये सब चीज़ें कोशिश करी जाती हैं। प्लस जो कहीं ना कहीं फिशरीज सेक्टर के अंदर जो स्किल्स वगैरह हैं, हम उनको कैसे इन्हेंस करें, बाकी सारे जो देश हैं आपस में कैसे एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं, ये यहाँ पे इसका फोकस रहता है BOBPIGO का। इसीलिए 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि मेंबर कंट्रीज को हम असिस्ट कर पाएं सब लोग मिलकर कि कैसे ये चीज़ें में बेनिफिट करना है। तो इसका एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दरअसल में ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक आपको एक बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम देखने को मिलता है। वो इनिशियली 1979 में फॉर्म हुआ था, उससे कहीं ना कहीं इसको इवॉल्व होता हुआ हम देख पाएंगे। तो 4 देश तो फुल मेंबर्स हैं, बाकी इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जिसमें आप इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं, जैसे आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और जो भी फिशरीज एंड एनवायरमेंटल बॉडीज हैं, आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर एक्टिव हैं, वो यहाँ पे सारे इसके ऑब्जर्वर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश यही है कि कैसे फिशरीज के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया जाए। उसके लिए इनके पास एक गवर्निंग काउंसिल है। देखो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बॉडी है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको कि कैसे कैसे काम होता है, बट
गवर्निंग काउंसिल साल में एक बार मिलती है, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, ये भी साल में एक बार मिलती है कि कैसे डिसीजन इंप्लीमेंट करने हैं। फिर कुछ एडहॉक कमेटीज है जो समय समय पर मिलती रहती हैं काम देखने के लिए। एंड लास्टली देयर इज सेक्रेटेरिएट जो कि इसको इंप्लीमेंट करता है सारे के सारे फैसले। इनफैक्ट ना यहाँ पे चलो इसके ऑब्जेक्टिव तो हमने समझ ही लिए, कैसे महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए फिशरीज के अंदर, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तो इनके काम होते हैं। एक आखिरी और चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि दरअसल में ना एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बे ऑफ बंगाल लार्ज मेरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट भी है। दरअसल में इसमें BOBPIGO यानी कि इंटर प्रोग्राम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी IUCN हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया फिशरीज डेवलपमेंट सेंटर, ये सब मिलकर भी यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं बे ऑफ बंगाल लार्ज मीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को। यहाँ पर हम बात करते हैं मेरीन लिविंग रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, क्रिटिकल मेरीन हैबिटेट्स के लॉस को हम कैसे टैकल करें, एंड लास्टली मेरीन वाटर पोल्यूशन हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो 5 साल का इनका प्रोजेक्ट है FAO का 2023 से 2028, जहां पर BOBPIGO भी इंपॉर्टेंट मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज के डिस्कशन के अंदर हमें अंडरस्टैंड करनी थी। अब अगर हम बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं। इनको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बाल्टिक सी के रिगार्डिंग, तो बाल्टिक सी में कह रहा है ये 9 देश हैं, बिल्कुल ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके साथ ही बात करें कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ये कह रहा है कि यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन। देखो मैंने आपको बताया था ये जो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर है ना, ये केवल और केवल लोकसभा के अंदर होती है। एंड हाँ, होते तो 15 मेंबर्स ही हैं, पर क्योंकि लोकसभा में होती है तो राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं, बल्कि आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें तो यहाँ पर इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी AOR की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था अंडर आर्टिकल 145 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।